गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध या प्रबंध के सिद्धांत का टॉपिक नियंत्रण को ई कंटेंट के माध्यम से समझाएंगे। सर्वप्रथम हम इसका अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। तो नियंत्रण को प्रशासन एवं प्रबंध का एक आवश्यक साधन सदियों से माना जाता रहा है। नियंत्रण से यह ज्ञात हो जाता है कि संस्था का कार्य योजनाबद्ध चल रहा है अथवा नहीं, पर्याप्त निर्देशन मिल रहा है अथवा नहीं, और संस्था के विभिन्न विभागों में तत्वों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से पर्याप्त संबंध स्थापित है अथवा नहीं। नियंत्रण की अच्छी व्यवस्था के आधार पर ही प्रबंधक वर्ग अधिकारों की प्रत्यायोजना करता है और प्रबंधक अनावश्यक विस्तृत कार्यों से मुक्ति प्राप्त करता है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियंत्रण से तात्पर्य कार्यों की जांच परख करना तथा उनमें सुधार करने से है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य निर्धारित योजनाओं के अनुरूप संपन्न हो रहे हैं। नियंत्रण प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। अतः नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कार्य योजनाओं के अनुरूप संपन्न हो रहे हैं या नहीं। नियंत्रण को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें हमने पहली परिभाषा आपकी कंटेंट में भी दी है। कोटलर के अनुसार, अर्थात फिलिप कोटलर के अनुसार, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के प्रयास किए जाते हैं। दूसरी परिभाषा मैसी के अनुसार है। उन्होंने कहा है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है और उन्हें कुछ पूर्व निश्चित लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन दिया जाता है। इसी प्रकार एक परिभाषा का और अध्ययन करते हैं हम। रॉबिन्स तथा कार्टर के अनुसार नियंत्रण कार्य निष्पादन अर्थात वर्क परफॉर्मेंस का निरीक्षण करने, उसकी तुलना करने एवं उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्य निष्पादन निर्धारित योजनाओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं। इस प्रक्रिया के अधीन प्रबंधक सर्वप्रथम प्रमाण या मानक निर्धारित करते हैं, अर्थात योजनाओं एवं लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। तत्पश्चात वास्तविक कार्य निष्पादन का मापन करते हैं तथा उनकी पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना करते हैं एवं उनके बीच में अंतर या विचलन यदि कोई हो तो ज्ञात करते हैं। अंत में इस अंतर को दूर करने हेतु सुधारात्मक उपाय करते हैं। इस प्रक्रिया के इन सभी चरणों को पूरा करने से ही नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी होती है और कार्य पूर्ण निर्धारित योजनाओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप पूरे हो जाते हैं। अब है इसके बाद नियंत्रण की विशेषताएं या प्रकृति क्या है। तो हमने विभिन्न 10 बिंदुओं के माध्यम से आपको इसका समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है ये प्रबंधक का कार्य। नियंत्रण करना प्रबंधक का कार्य है। प्रत्येक प्रबंधक को नियंत्रण कार्य पूरा करना पड़ता है। उसे स्वयं को यह कार्य करना होता है, वह किसी अन्य व्यक्ति से इस कार्य को संपन्न नहीं करवा सकता है। दूसरा है इसका लक्षण या विशेषताओं में प्रकृति में सर्वव्यापी कार्य। नियंत्रण सर्वव्यापी कार्य है।
टेरी ने लिखा है कि नियंत्रण प्रबंध के स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों के कार्यों एवं व्यवहार का नियंत्रण करना पड़ता है, परंतु ध्यान रहे कि प्रबंधक के प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण के क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। सर्वोच्च प्रबंधक, जिनमें संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक आदि संपूर्ण संस्था के कार्यों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। विभागीय प्रबंधक अपने विभागों का नियंत्रण करते हैं, जबकि निरीक्षक तथा फोरमैन कार्य करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण की समस्याएं भी प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न होती हैं। तीसरा है इसका विशेषताएं प्रकृति में सार्वभौमिक प्रक्रिया, इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। नियंत्रण प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विश्व के सभी कार्यों के नियंत्रण की प्रक्रिया एवं उसके घटक लगभग समान ही होते हैं। प्रत्येक नियंत्रण प्रक्रिया में 4 प्रमुख चरण होते हैं। जैसे पहला है उनमें प्रमापों मानकों का निर्धारण, दूसरा वास्तविक कार्य निष्पादन का मापन, तीसरा कार्य निष्पादन की प्रमापों से तुलना एवं उनमें विचलन भेद को ज्ञात करना, और चौथा सुधारात्मक उपाय करना। अगला बिंदु है इसमें निरंतर प्रक्रिया। नियंत्रण की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। प्रबंधक सदैव अपनी संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यही एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। अगला है इसमें बिंदु गतिशील प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस। यह गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नियंत्रण के प्रमापों को निर्धारित किया जाता है और उन्हीं से वास्तविक कार्य के परिणामों की तुलना की जाती है। अतः इस प्रक्रिया को समय एवं परिस्थितियों के अनुसार निरंतर परिवर्तित किया जाता है। अगला बिंदु है इसमें सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया। नियंत्रण सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। नियंत्रण प्रक्रिया सकारात्मक एक रचनात्मक है क्योंकि ये प्रक्रिया पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए संपन्न की जाती है। टेरी एवं फ्रैंकलिन ने कहा है कि नियंत्रण को कभी भी नकारात्मक स्वरूप में नहीं देखना चाहिए। यह प्रबंध की आवश्यकता है, ना कि कोई बाधा या अवरोध। इसलिए इसको रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अगला बिंदु है इसमें लक्ष्य प्रधान। नियंत्रण लक्ष्य प्रधान है। वास्तव में नियंत्रण का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। नियंत्रण उद्देश्य नहीं बल्कि उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अल्वानीज ने लिखा है कि नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कार्य संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान दे सकें। और अगला बिंदु है इसमें दिखा रखा है जो हमने नियंत्रण व्यक्तियों का नहीं कार्यों का नियंत्रण है। अर्थात नियंत्रण व्यक्तियों पर नहीं किया जाता बल्कि कार्यों, यंत्रों, उत्पादन पर किया जाता है। कार्यों पर नियंत्रण से व्यक्तियों के व्यवहार पर स्वतः नियंत्रण हो जाता है। अगला इसका विशेषता एवं प्रकृति में है नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं। नियंत्रण दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं है। इसका उद्देश्य दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करना भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, नियंत्रण का उद्देश्य किसी भी अधीनस्थ के अधिकारों में कमी करना भी नहीं होता है। नियंत्रण का उद्देश्य तो अधीनस्थ के कार्यों को योजनाओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप बनाए रखना है। नियोजन, अगला बिंदु है इसमें नियोजन एवं नियंत्रण संबंधित हैं। नियोजन एवं नियंत्रण आपस में संबंधित हैं। पुंज तथा ओडोनल के अनुसार नियंत्रण नियोजन रूपी सिक्के का दूसरा पहलू है। वस्तुतः नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं
और नियंत्रण के द्वारा कार्यों को उन उद्देश्यों और प्रमाणों के अनुरूप संपन्न कराने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से इस नियंत्रण की विशेषताएं, प्रकृति या लक्षण हमने आपको बताया। इसके बाद इसी टॉपिक में है नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। देखते हैं हम। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का अभिन्न अंग या चरण है। नियंत्रण किए बिना प्रबंधकीय प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता है। प्रभावी नियंत्रण किए बिना प्रबंधक अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु लोगों से कार्य भी नहीं करवा सकता है। नियंत्रण की आवश्यकता महत्व को हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, अब तक कर रहे हैं। जिसमें पहला है नियंत्रण की आवश्यकता महत्व में संस्था का निर्बाध संचालन। पीटर ड्रकर ने कहा है, नियंत्रण साधनों एवं लक्ष्यों तथा साधनों परिणामों में प्रयासों में संतुलन बनाए रखता है। जब इनमें संतुलन होता है तो संस्था का निर्बाध संचालन होता रहता है। दूसरा बिंदु है इसका बृहद संस्थाओं का प्रबंध। आधुनिक युग में कई बड़ी व्यावसायिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वे कई संस्थाएं स्वचालित एवं कंप्यूटर से संचालित तकनीक से बृहद स्तरीय उत्पादन करते हैं। वे बहुत बड़े भूभाग में अपने उत्पादों सेवाओं का वितरण करती हैं, अतः उन्हें जटिल कार्य वातावरण में कार्य करना पड़ता है। तीसरा बिंदु है प्रतिस्पर्धी क्षमता को बनाए रखना। प्रतिस्पर्धी होना एक बात है, किंतु चुनौतीपूर्ण वातावरण में दीर्घकाल तक प्रतिस्पर्धी बने रहना अलग बात है। दीर्घकाल तक प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाए रखने के लिए संस्था में प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था का होना आवश्यक है। चौथा बिंदु है इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति। नियंत्रण संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। नियंत्रण व्यवस्था से संस्था के कार्यों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि उनमें उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा हो तथा कार्यों से भटकाव को रोका जा सके। अतः संस्था के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सुविधा होती है। और अगला बिंदु है इसका निर्णय में सुविधा। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रबंधकों के निर्णय प्राय नियंत्रण संबंधी निर्णय ही होते हैं। नियंत्रण व्यवस्था से ये ज्ञात हो जाता है कि वास्तविक निष्पादित कार्यों एवं प्रमापों के बीच क्या अंतर या विचलन है। प्रबंधकों को यह निर्णय करना होता है कि वे इन विचलनों अंतरों को कैसे दूर कर सकते हैं। इस प्रकार नियंत्रण व्यवस्था से प्रबंधकों को ऐसे सुधारात्मक निर्णय लेने में सुविधा होती है। अगला महत्व एवं आवश्यकता है इसके बिंदु प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण। अधिकार प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए नियंत्रण आवश्यक है। पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के बिना अधिकार प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण के समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के अभाव में प्रबंधक अधिकारों का प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीय करने में संकोच करते हैं। और अगला है बिंदु उसका प्रभावी निर्देशन। पीटर ड्रकर का कहना है कि निर्देशन नियंत्रण के समरूप ही है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभावी नियंत्रण द्वारा प्रभावी निर्देशन दिया जा सकता है। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा प्रबंधक संस्था के कार्यों को प्रभावी रूप से निर्देशित कर संस्था के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। और अगला बिंदु है इसका अभिप्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि। कर्मचारियों की अप्रेरणा एवं उनके मनोबल में वृद्धि के लिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है। नियंत्रण के कारण कर्मचारी कार्य बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हैं तथा संभाल पाते हैं। इससे कर्मचारियों को अधिक अच्छा कार्य करने की चुनौती मिलती है और वे बेहतर कार्य निष्पादन हेतु प्रेरित होते हैं। अगला है
बिंदु इसका ईमानदारी एवं अनुशासन। व्यवसाय में, मुद्रा के लेन देन में, व्यापार में तथा कई अन्य मामलों में व्यक्ति लालच में आ सकता है। नियंत्रण द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति इन लालचों में ना फंसे तथा संस्था में ईमानदारी एवं अनुशासन का वातावरण बना रह सके। और इसके बाद है यथा समय कार्य निष्पादन। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था कार्यों के यथा समय निष्पादन में योगदान देती है। पूर्व निर्धारित कार्य सूचियों, कार्यक्रमों, समय सारणियों आदि नियंत्रण तकनीकों के माध्यम से यथा समय कार्य निष्पादन को सुनिश्चित किया जा सकता है। और अगला बिंदु है इसकी आवश्यकता महत्वों का त्रुटियों पर अंकुश एवं उनका संशोधन। नियंत्रण व्यवस्था में प्रत्येक कार्य की प्रमाप या योजना से तुलना की जाती है। अतः कार्य निष्पादन में हो रही त्रुटियों की जा रही अनियमितताओं का ज्ञात होता रहता है। इससे त्रुटियों और अनियमितताओं में सुधार तो किया जाता ही है, साथ ही भविष्य में त्रुटियों के होने की संभावना पर भी अंकुश लग सकता है, लग जाता है। और अगला बिंदु है इसमें संस्था में स्थायित्व। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था संस्था में स्थायित्व लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियंत्रण विभिन्न तकनीकों यथा नियोजन, नीतियाँ, नियम, उपनियम, बजट, प्रमाप, मानक व्यवहार या आचरण के नियम आदि संस्था को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। और अगला बिंदु है इसका परिवर्तनशील वातावरण का अंगीकरण। इससे बिंदु से आशय क्या है? आधुनिक व्यावसायिक संस्थाएं परिवर्तनशील वातावरण में कार्य करती हैं। उत्पाद, प्रतिस्पर्धा, तकनीकों, उपभोक्ता पसंद, राजकीय नीतियाँ, निगमीय एवं श्रम नियम, कर्मचारी व्यवहार, सामाजिक धार्मिक मान्यताएं आदि सभी में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ऐसी परिवर्तित परिस्थितियों में प्रबंध करने हेतु परिवर्तनों के अनुकूल नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। परिवर्तन अनुकूल नियंत्रण व्यवस्था से संस्था के उद्देश्यों, योजनाओं, संगठन संरचना एवं कार्य प्रणाली आसानी से परिवर्तन करना आसान हो जाता है। इस तरह से आज हमने आपको नियंत्रण के टॉपिक को ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराया है। धन्यवाद।